हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग अपने इस क्लास में एक पेपर सॉल्व करेंगे, एडवांस्ड मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स का, जिसको कि हम लोग एमएमई 3 कहते हैं। आपके सेमेस्टर थर्ड का पेपर है और ये पेपर बिल्कुल आपके नए वाले कोर्स के हिसाब से ही बना हुआ है। इसके पहले तो फिर वो 8 क्वेश्चन में से 5 करना होता था, तो उसका कोई उतना बेनिफिट नहीं है। क्वेश्चंस के लिए कर सकते हो, लेकिन पेपर का अगर मॉडल समझना कि किस टाइप का पेपर आपके एग्जाम में आएगा, तो वो आप यहाँ से समझ सकते हो। यही आपका मॉडल रहेगा पेपर का। तो सबसे पहली बात है कि आपका पेपर जो है वो दिसंबर में ही होगा। जनवरी तक भी पेपर चला जाता है, इसलिए पेपर पे लिखा हुआ है दिसंबर जनवरी 2023 2024, यानी ये लास्ट ईयर का ही पेपर है। और पेपर का नाम है एडवांस्ड मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर, क्योंकि थर्ड सेम में है आप, सेमेस्टर थर्ड। ड्यूरेशन होगा आपका 3 आवर्स का और मैक्सिमम मार्क्स आप अटेन कर सकते हो 90। पेपर आप देख रहे होगे अपने स्क्रीन पे। तो इस टाइप से सॉल्व किया हुआ तो पेपर नहीं मिलेगा, पेपर आपको पूरा क्वेश्चन ही लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन ये मैंने 10 ईयर से लिया है, पीडीएफ बनवाया है, इसलिए आपको यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिखेंगे। ठीक है। लेकिन कभी भी 10 ईयर जब आप मार्केट से परचेज करते हो तो उस पर आप भरोसा ना करें, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में भी मिसप्रिंट होता है और सॉल्यूशन में तो पता ही नहीं क्या किया होता है। सॉल्यूशन 100% सही नहीं होता, 60-70% तक आप मान सकते हो कि सही होता है, उसमें भी मिसप्रिंट होते हैं। तो इसलिए मैंने अपना सॉल्यूशन बनाया है, आप उसको देखो, वो बिल्कुल पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो बढ़ते हैं। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पढ़ा है बहुत अच्छे से, उनको तो सब कुछ आसान लगेगा, इजी लगेगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले से सीरियस होते हैं कि अब मुझे इस बार कुछ करना है, पढ़ना है, तो वैसे बच्चों के लिए भी है, ताकि आपको पता लग जाए कि आपको किस चैप्टर पे कितना फोकस करना है, किससे कितना क्वेश्चन आ रहा है। और ये पैनिक भी आपका हट जाएगा कि पेपर में क्या आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज की क्लास। तो बच्चे थोड़ा सा और बताना चाहेंगे। आपके पेपर का नाम है एडवांस्ड एमएमई। टाइम होगा 3 आवर्स, जैसा कि आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे। और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 90, सेमेस्टर थर्ड। मुझे 3 आवर्स से ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि हम लोग तो सारा क्वेश्चन करेंगे क्लास में। एग्जाम में आपको ऑप्शंस होते हैं और मुझे समझा समझा करके करना है। तो यहाँ देखो, सेक्शन ए होगा आपका 40 मार्क्स का। 90 मार्क्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 40 मार्क्स, 30 मार्क्स और 20 मार्क्स। 40, 30 और 20। ठीक है। सेक्शन ए 40 मार्क्स का होगा, सेक्शन बी में 30 मार्क्स, सेक्शन सी में 20 मार्क्स। सेक्शन ए में टोटल होंगे 6 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6, सबका ए बी एंड ऑल ऑफ इक्वल 5 मार्क्स। लेकिन आपको करना है कोई एनी फोर, यानी एक्सटर्नल चॉइसेस है, इंटरनल चॉइस नहीं है। इंटरनल चॉइस का मतलब होता है एबीसी दिया हुआ है, कोई 2 पार्ट करना है, वैसा नहीं है। आपने जो क्वेश्चन चूज किया उसके सारे पार्ट आपको करने ही पड़ेंगे। अगर आप कोई पार्ट नहीं कर पा रहे हो तो आपके मार्क्स कटेंगे, ये बात ध्यान में रख लेना। मतलब आप एक बार क्वेश्चन को फटाफट देख करके और देख लो कि किसका ए बी आता है, क्वेश्चन करना शुरू कर दो, लाइक दिस वे। तो 6 में से 4 क्वेश्चन करोगे तो 40 मार्क्स आपके यहाँ पे स्कोर हो जाएंगे। सेक्शन बी में टोटल होंगे 4 क्वेश्चंस, उसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करना है। 4 में से 3, यानी एक आप छोड़ सकते हो सेक्शन बी में। वहां पर मार्किंग स्कीम होगा, ए और बी अगर पार्ट होगा तो 5-5 का, कभी 6-4 का भी बना सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन का टोटल मिलाकर के 10 मार्क्स होगा। तो आप यहाँ से 30 मार्क्स स्कोर कर सकते हो सेक्शन बी से। सेक्शन सी में आउट ऑफ 3 आपको 2 करना है। तो इसमें किसी भी तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, लाइक ए बी सी तो 3-4-3, ए बी सी डी तो 3-2-2-3 मार्क्स के हो सकते हैं, ए बी सी तो 4-3-3। सब पार्ट्स के सबके मार्क्स बगल में लिखे होते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो आपको दिक्कत कहीं भी नहीं आएगी कितना लेंथ रखना है सॉल्यूशन का, कितना प्रेजेंटेशन देना है। बहुत ज़्यादा कहीं 2 नंबर का पूछा हुआ और आपने उसमें लिख दिया 5 नंबर के हिसाब से, आगे के क्वेश्चन के लिए टाइम कम पड़ जाएगा। तो ये पॉलिसी आपको बनानी पड़ेगी कि किस तरीके से हमें पेपर करना है। बगल में मार्क्स होता है, देख लो उसके लिए कितना अप्रोप्रिएट है। ठीक है, उतना लिखेंगे हम लोग। तो ये हो गया कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। और एक और इंस्ट्रक्शन है कि कैलकुलेटर आपको अलाउड होता है, लेकिन सिंपल वाला, साइंटिफिक वाला नहीं अलाउड होता है कॉर्नर्स में कभी भी नहीं। सिंपल वाला जिसमें अंडर रूट होता है ना, वैसा वाला कैलकुलेटर लेते जाना। साइंटिफिक वाला ले जाओगे, इन्विजिलेटर ले लेंगे। अब कई बच्चों को मौका मिल जाता है कि मैम मैं तो ले गया था, बड़ा चौड़े होकर के कहते हैं कि मैम मैं तो ले गया था। तो भाई टीचर को इतना नहीं पता होता कि साइंटिफिक कौन सा है। कभी कभी इन्विजिलेटर ऐसे आ जाते हैं आर्ट्स वाले या कोई, उनको नहीं इतना पता होता कि साइंटिफिक है या सिंपल है। बच्चे उनको बोलते हैं मैम सिंपल ही है, लेकिन साइंटिफिक होता है। लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना, अगर आपका कैलकुलेटर सबमिट हो गया तो आप वो भी नहीं कर पाओगे, तो आप अपना सिंपल ही लेकर के जाना। ठीक है, साइंटिफिक इतनी कोई ज़्यादा जरूरत भी, नीड भी नहीं होती हमें।
तो चलो अब हम लोग अपना आज का पेपर स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन ए हेडिंग देंगे, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट करेंगे। हमें तो बच्चे क्लास में सारे क्वेश्चन करने हैं, हम तो कोई छोड़ ही नहीं सकते ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का ए, लेट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट इज गिवन बाय द फंक्शन क्यू टी इज इक्वल टू 12t टू द पावर 1/3। इफ Q0 इज इक्वल टू 20 फाइंड द टाइम पाथ ऑफ आउटपुट लेवल। अब जरा यहाँ पे आप अपना दिमाग लगाओ कि अगर QT है 12t टू द पावर 1/3, तो अगर इसमें आप 0 डालोगे Q0, तो ये 20 तो कभी आ ही नहीं सकता ना, 20 आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ही क्वेश्चन में मिसप्रिंट मिल गया, वो Q' होगा क्वेश्चन में, और ये Q0 की वैल्यू दी हुई है। तो एग्जाम में जो आएगा उसमें मिसप्रिंट नहीं होता है, घबराओ नहीं। ये जो मार्केट में जो लोकल 10 ईयर मिलते हैं इनमें थोड़ा बहुत मिसप्रिंट होता है। अगर आपको कहीं से क्वेश्चन पेपर मिल गया तो बहुत बढ़िया, आप उसमें क्वेश्चन देख सकते हो। तो Q' इज इक्वल टू 12t टू द पावर 1/3। फाइंड द टाइम पाथ ऑफ आउटपुट लेवल, ऑल्सो फाइंड द टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द इनिशियल 3 ईयर्स। यानी हमें इसमें टाइम पाथ भी निकालना है और पहले 3 साल में क्या होगा टोटल प्रोडक्शन ये भी निकालना है। और हमें दिया क्या हुआ है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट दिया हुआ है। तो जब रेट दिया होता है और हमें विदाउट रेट वाला फंक्शन निकालना होता है तो हम किसका हेल्प लेते हैं, इंटीग्रेशन का। चैप्टर 10 में कर चुके हैं हम लोग। मतलब अगर डेरिवेटिव को हटाना है, रेट खत्म करना है, रेट के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे एमएमई 1 में, आप पढ़ चुके हो चैप्टर 4 या 5 में। अब रेट को खत्म करना है तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो हमें दिया हुआ है बच्चे Q' इज इक्वल टू 12t टू द पावर 1/3 और साथ ही साथ Q0 इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है। अब हमें करना क्या है, तो हमें इसको सॉल्व करके QT निकालना है। तो QT निकलेगा इंटीग्रेशन ऑफ Q' और dt करके। इन्होंने टाइम पाथ अलग से पूछा है और फिर सेकेंड पार्ट में पूछा है कि ड्यूरिंग द इनिशियल 3 ईयर्स, इसलिए हमें जो जनरल टाइम पाथ होगा वो भी निकालना है, ड्यूरिंग द 3 ईयर्स वाला भी निकालना है। तो Q' का इंटीग्रेशन करोगे तो 12t टू द पावर 1/3 इंटू dt। इंटीग्रेशन का रूल आपको पता है, 12 बाहर आ गया, t टू द पावर 1/3 प्लस 1, नीचे में आ गया 1/3 प्लस 1 और एक आ गया कांस्टेंट c। तो ये हो गया 12, नीचे में आ गया 4/3, तो उल्टा हो जाएगा 3/4 t टू द पावर 4/3 प्लस c। ठीक है बच्चे, ये गया 3, ये आ गया 9t टू द पावर 4/3 प्लस c। ये आ गई QT की वैल्यू टाइम पाथ इक्वेशन, किसका, आउटपुट का। लेकिन हमें गिवन है Q0 इज इक्वल टू 20। एक हिंट हमें दिया होता है, गिवन है Q0 इज इक्वल टू 20। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है एमएमई 3 और लास्ट होप है कि आप ये पेपर करके चले जाओगे, तो हो सकता है अगर आप इतने शार्प हो कि चीज़ों को समझ जाते हो तो कम से कम पास तो जरूर कर जाओगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, इंटीग्रेशन ऐसा आपने 12th में भी किया होगा क्वेश्चन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होता है, उसको सॉल्व करके नहीं निकालते, उसी टाइप का है कुछ। ये रेट दिया होता है और हमें फंक्शन निकालना है तो हम इंटीग्रेट करते हैं। और एक हिंट हमें ये दिया होता है इंटीग्रल कांस्टेंट को निकालने के लिए। तो इंटीग्रल कांस्टेंट के लिए दिया हुआ है Q0 इज इक्वल टू 20, तो पुट करेंगे हम t इज इक्वल टू 0, वी गेट Q0 इज इक्वल टू 20। तो इसमें पुट करेंगे तो Q0 इज इक्वल टू 9, 0 टू द पावर 4/3 प्लस c। Q0 की वैल्यू कितनी हो गई, 20, और ये तो खैर 0 ही हो गया c, तो c की वैल्यू हो गई 20। सो आवर टाइम पाथ ऑफ आउटपुट फंक्शन इज QT इज इक्वल टू, इसमें c की जगह पे 20 डाल देंगे, 9t टू द पावर 4/3 प्लस 20। अब ड्यूरिंग द इनिशियल 3 ईयर्स टाइम पाथ निकालना, ड्यूरिंग आउटपुट निकालना, ड्यूरिंग 3 ईयर्स इनिशियल बोला है, आउटपुट इज इक्वल टू, इनिशियल का मतलब हम स्टार्टिंग से 3 ईयर तक इंटीग्रेट करेंगे, किसको, रेट वाले फंक्शन को, Q' dt को। तो ये आ जाएगा बच्चे 0 to 3, सेम तरीके से आएगा 12t टू द पावर 1/3 dt। तो इसको तो हमने इंटीग्रेट किया ही हुआ है ना, तो हम डायरेक्ट इस फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। बार बार आपको पूरा कैलकुलेशन शो करने का जरूरत नहीं है, और जिनको नहीं समझ में आ रहा वो कैलकुलेशन कर लेना, 1-2 लाइन तो हार्डली एक्स्ट्रा लगेगा।
तो दिस विल बी 9t⁴ प्लस 20, इसमें लोअर लिमिट आ जाएगा 0, 3, आप इंटीग्रेट करोगे तो यही मिलेगा, अभी जस्ट किया ही है इंटीग्रेशन। 9 3⁴ प्लस 20, एक बार अपर लिमिट डाल दी, एक बार लोअर लिमिट डालेंगे तो 0 प्लस 20, अब ये 20 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 9 3⁴. This is the output during the initial 3 years. था इजी क्वेश्चन, लेकिन कई बार बच्चे लैंग्वेज पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं कि होगा कैसे। तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ध्यान देना, जब भी रेट दिया रहेगा और हमें रेट हटाना है तो हम इंटीग्रेशन का हेल्प लेते हैं, क्योंकि रेट आता ही डिफरेंशिएशन से, और डिफरेंशिएशन का इफेक्ट खत्म करना है, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, 5 मार्क्स आ गए हमारे। अब है क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। देखते हैं क्या है 1 के बी पार्ट में। फाइंड द एरिया between the curves this and this within the interval 0 to 2. एरिया वाले क्वेश्चन में जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ाया हुआ है चैप्टर 10 में, तो आपको पता होगा कि पहले हम हमेशा ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बना करके डिसाइड करते हैं कि ये किस पार्ट में लाई कर रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। जो पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव वाला पार्ट, और जो नीचे लाई करता है उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव वाला पार्ट। तो जो नेगेटिव एरिया होता है उसमें हम लोग फिर माइनस लगाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द कर्व्स। दो कर्व हमें दिया हुआ है विद इन द इंटरवल 0 to 2, हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो दो कर्व हमें दिए हुए हैं, कौन कौन से है कर्व? y इज इक्वल टू, एक तो है y1 इज इक्वल टू 3x² माइनस 6x प्लस 3, और एक है y2 इज इक्वल टू माइनस 2x² 1, और इंटरवल है 0 to 2 के बीच में, दोनों का बनाना है। तो सबसे पहले हम अपना ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बना करके पहले एक बार कंफर्म कर लेंगे कि कौन सा एरिया किधर लाई कर रहा है। तो ग्राफ बनाने के लिए आप चाहो तो इसको पैराबोला से भी बना सकते हो, लेकिन जब हमें मैक्सिमा मिनिमा आता है तो उससे ईजी हो जाता है ग्राफ बनाना। तो देखो ना जरा, y1 डैश करेंगे तो क्या मिलेगा, 6x माइनस 6। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा आपको एग्जाम में पूरा फॉर्मेटिंग के साथ करना है। y1 डैश इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, y1 डैश इज इक्वल टू 6 विच इज ग्रेटर देन 0, सो x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये तो आपको पता है, मिनिमा यानी ये पैराबोला जो होगा वो मिनिमा डिजाइन का बनेगा। और मिनिमम वैल्यू भी निकाल लेते हैं ताकि लोकेशन में आसानी होगी। मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे 1 डाल रहे हैं ना, इसकी जगह पे 1 डाल रहे हैं, तो 3 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 1 प्लस 3, 3 3 6 माइनस 0, ये लो भाई मिनिमम वैल्यू 0 आ गई। अब ऐसा ही इधर भी करेंगे तो y2 डैश इज इक्वल टू माइनस 4x, इसको जब 0 से करेंगे तो x इज इक्वल टू 0। अब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है, इसके लिए हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट, नेगेटिव आ गया, सो मैक्सिमा का कंडीशन आ गया। और मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू y2 इज इक्वल टू माइनस 2, 0 डाल देना है, प्लस 1 यानी कि 1 आ रहा है। मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब हम लोग जरा ग्राफ बनाना शुरू करते हैं, लेकिन जब दो दो ग्राफ है तो पॉइंट इंटरसेक्ट भी कर सकता है, इसलिए इंटरसेक्शन वाला पॉइंट भी निकालेंगे। फॉर इंटरसेक्शन दोनों को सॉल्व करेंगे। फॉर इंटरसेक्शन वी सॉल्व दी टू कर्व्स। ठीक है, सॉल्व द टू कर्व्स, यानी y1 इज इक्वल टू y2 विच इम्प्लाइज 3x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 2x² प्लस 1। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3 to 5, 5x² माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप इसका जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना शुरू करोगे तो माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, 4 5 जा 20, 22 जा 40 बाई 10। लो भाई ये तो नेगेटिव आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव का तो अंडर रूट होता नहीं है रियल नंबर सिस्टम में, तो नॉट पॉसिबल, इंटरसेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, यानी दोनों ग्राफ कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब जरा इनका ग्राफ बनाते हैं हम लोग।
देखो पहले वाले ग्राफ का 3x² माइनस 6x प्लस 3 का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल रहा है 0 पे। मिनिमम वैल्यू कितना मिल रहा है? 0 पे नहीं, मिनिमम वैल्यू मिल रहा है 1 पे, और वो भी है 0। यानी अगर ये हम लोग 1 बनाते हैं तो 1 पे है 0, तो कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है। किसका? y1 का। और y2 का ग्राफ क्या बन रहा है? मैक्सिमम वैल्यू है कहाँ पर? 0 पे, और वो भी है 1। यानी 0 पे 1, ये है हमारी मैक्सिमम वैल्यू, कुछ इस तरीके से। अब कहाँ से पास करेगा हमें नहीं पता है। ठीक है, दोनों का ग्राफ अलग अलग जा रहा है। थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। इधर कर देते हैं 1, और फिर इधर कर देते हैं 1। तो 1 पे मिनिमा है, और इस पे 1 पे क्या है? मैक्सिमा है। अब जरा ध्यान दो कि ये x एक्सिस पे कहाँ कहाँ कट करेगा। दिक्कत आ रही है ना y1 के लिए? अच्छा, मिनिमा है, तो मिनिमा में इसको ऊपर जाना, तो ये y एक्सिस पे कहाँ कट करेगा? तो फॉर y एक्सिस पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे? पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0। 0 पुट करेंगे, तो पुट x इज इक्वल टू 0, तो हमें मिलेगा y1 इज इक्वल टू 3। यानी ये 3 पे कट करेगा कहीं। तो मैंने लगता है थोड़ा सा छोटा ग्राफ ले लिया है, थोड़ा सा इसको नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि वो 3 पे कट कर रहा है। ध्यान से देखो, 1 2 3, ठीक है, और इधर है 1 2 3। तो यहाँ से जो मिनिमम जा रहा है, तो ये मिनिमम जो है ये कहाँ से कट करता हुआ निकल जा रहा है? 0 3 से। कुछ इस टाइप का पैराबोला बनेगा। दूसरा वाला जो है वो मैक्सिमम है 0 1 पे। अब ये भी कट कर रहा है x एक्सिस पे, लेकिन कहाँ से करेगा उसके लिए निकालते हैं। फॉर x एक्सिस इंटरसेक्शन पॉइंट, तो पुट कर देंगे y2 इज इक्वल टू 0। y 0 होता है ना x एक्सिस पे, तो -2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x² इज इक्वल टू 1, x² इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। 1/√2 जो है वो कितना आएगा? √2 होता है 1.414, तो बड़ी वैल्यू ऑफ 1 से तो कुछ 0 पॉइंट समथिंग आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू तो मुझे नहीं पता, लेकिन 0 पॉइंट समथिंग आने की वजह से ये 1 के पहले ही क्रॉस कर देगा। सो दिस पॉइंट इज 1/√2 एंड दिस इज -1/√2। क्लियर? ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट। तो आप देख रहे हो कि ग्राफ कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा इंटरवल जो है वो है 0 1 से लेकर के 2 तक। अब देखो जरा, तो इस ग्राफ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा, 2 तक बढ़ा दिया। अब देखो कि ग्राफ हमें कितने जगह पे ये कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो आप इसको चाहे तो इस 3 कंपार्टमेंट में बांट करके भी बना सकते हो। एरिया बिटवीन द 2 कर्व्स, मतलब एक तो पहले ये वाला एरिया मिलेगा जो येलो से हम शेड कर रहे हैं। कहाँ तक? 1/√2 तक। कुछ बच्चे इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि भाई 1/√2 तक तो एक एरिया मिल रहा है, उसके बाद से 2 तक तो ये देखो, ये ग्रीन वाला एरिया, पिंक वाला एरिया, ये रहा पिंक, पिंक वाला एरिया मिल रहा है, और एक मिल रहा है हमें ये ब्लू वाला एरिया। कहाँ तक? 2 तक। ये है एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। तो आप इसको 3 पार्ट में ब्रेक करके भी बच्चे बना सकते हैं, लाइक दिस इज A1, दिस इज A2 एंड दिस इज A3। A3 इज नेगेटिव, तो आप चाहें तो टोटल एरिया इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 कर सकते हैं। दूसरा भी बताएंगे हम। A1 का मतलब है बिटवीन द 2 कर्व्स। तो इधर था, ये किसका ग्राफ था? मिनिमम वाला था y1 का, और ये था y2 का। दैट मीन्स दिस इज y1 एंड दिस इज y2। तो अगर आपने एरिया बिटवीन द कर्व्स पढ़ा हुआ है, तो अभी ऊपर वाला कर्व है y1 का और नीचे वाला कर्व है y2 का। तो y1 में से y2 माइनस कर देंगे। इंटीग्रेशन y1 माइनस y2 कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1/√2 तक। अब फिर देखो, 1/√2 से लेकर के 2 तक पिंक वाला जो एरिया है, 1/√2 से लेकर के रूट 2 तक, रूट तक नहीं 2 तक,
इसके लिए हम y1 को ही इंटीग्रेट करेंगे तो वो x एक्सिस के साथ का एरिया दे देगा, और फिर माइनस करेंगे क्योंकि ये a3 नेगेटिव है तो माइनस लगाना पड़ेगा 1/√2 से 2 तक, 1/√2 से 2 तक y2 dx। एक तरीके से देखो तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, 0 से 1/√2 y1 माइनस y2, और फिर इसको कंबाइन करोगे, दोनों तो सेम ही लिमिट है ना, 1/√2 से 2, तो y1 माइनस y2 dx आ जाएगा। यहाँ पे dx लगाओ, यहाँ पे dx लगाओ, और फिर देखो तो ये तो कॉन्टिन्यूअस ही है, तो क्यों ना हम सीधा 0 से 2 तक भी कर सकते हैं y1 माइनस y2 dx। तो देखो एग्जाम में ना बहुत तरीके का दिमाग चल रहा था हर बच्चे का, तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि हम अगर इस तरीके से निकाल रहे हैं तो गलत है। अब कोई अगर 3 पार्ट में ब्रेक करके बनाएगा तो भी सही है, और नहीं तो देखो ना, एक ऐसे आ रहा है और एक ऐसे जा रहा है, तो इसमें भी हर लेवल पे अगर हम सारे एरिया को एक सिंगल ही मान ले तो हर बार y2 क्या है, नीचे है, और हर बार y1 ऊपर ही है। तो सारे एरिया के लिए इंटीग्रेशन जो हमने 12th में पढ़ा था उसमें बताया गया था कि y1 माइनस y2 कर दो। हर जगह अगर y1 ही ऊपर है और y2 नीचे है तो विदाउट कंसिडरिंग एनी क्वाड्रेंट, नेगेटिव पॉजिटिव का आप कंफ्यूजन हटा करके सीधा y1 माइनस y2 कर दो। ये मैंने आपको समझा दिया दोनों तरीके से करके। अगर किसी को कंफ्यूजन होता है बच्चे तो वो 3 पार्ट में तोड़ करके बनाएगा तो भी रिजल्ट वही आएगा जो डायरेक्टली y1 माइनस y2 को पूरे में करके आएगा। ठीक है, लेकिन तोड़ करके मैंने इसलिए बताया क्योंकि कभी कभी सिंगल फंक्शन दे देते हैं, उसमें जो नेगेटिव आ रहा था उसमें हमें नेगेटिव लगाना होता है, नहीं तो फिर गलत आ जाता है। तो अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, तो y1 क्या है हमारे पास, y1 है 3x² माइनस 6x प्लस 3, और y2 क्या है माइनस 2x² प्लस 1 इंटू dx। अब पूरा लिमिट पता लग गया 0 to 2, तो ये आ जाएगा 0 to 2 3x² और प्लस 2 कितना हो जाएगा 5x² माइनस 6x और माइनस 6x, तो माइनस 6x ही रहेगा, और ये -1 तो +2 हो जाएगा dx। इसका इंटीग्रेशन करोगे दिस विल बी 5x³ 3 - 6x² 2 + 2x और 0 to 2, तो 2 डालोगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 5 जा 40/3 -2 2 जा 4 24/2 प्लस 2 2 जा 4, और 0 डाल करके तो कोई फ़ायदा है नहीं, ये 2 से गया 12, तो ये आ गया 40/3 -8, और एलसीएम लेंगे तो 40 में से 24 जाएगा तो मेरे ख्याल से 16 बचेगा, 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो 16/3 स्क्वायर यूनिट्स आ गया हमारा। तो एग्जाम में बच्चे आपको डायरेक्टली नहीं करना, आपको पूरा डायग्राम बना करके फिर करना है। डायग्राम बना करके ही पता चला ना कि y1 ऊपर और y2 नीचे, ऐसे हमें कोई सपना तो नहीं आएगा कि कौन सा ऊपर होगा कौन सा नीचे, तो वो आइडिया होना चाहिए आपको। अब है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी मिल गए हमें 5 मार्क्स, तो अभी तक हमने 10 मार्क्स स्कोर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, देख लेते हैं कि 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंस इक्वेशन। डिफरेंस इक्वेशन कौन से चैप्टर का टॉपिक है, 20 का है। ऑल्सो डिटरमाइन वेदर द सॉल्यूशन पाथ इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एंड ऑसिलेटरी और नॉन ऑसिलेटरी, मतलब नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताना है और सॉल्यूशन भी निकालना है, दोनों बातें करनी है। तो चलो थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी कराते हुए हम आपको करवाएंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है सॉल्व, और ये जो भी है a xt इज इक्वल टू -3xt - 1 + 4। अब आपको याद होगा, ये मैंने थोड़ा सा बैकअप दे देते, पहले पढ़ाया हुआ है आपको, xt - 1 + b। तो जो xt - 1 का कोफिशिएंट होता है वो होता है a, और जो कांस्टेंट होता है वो हो जाता है b। तब इसका सॉल्यूशन किस तरीके से लिखते हैं, xt इज इक्वल टू b/1 - a प्लस a टू द पावर t, और x0 होता है इनिशियल वैल्यू, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, जैसे यहाँ पर भी दिया हुआ है x0 इज इक्वल टू 2, x0 माइनस b/1 - a, ये तो सॉल्यूशन हो जाएगा। नेचर ऑफ सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि a की वैल्यू पे डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ a 0 -1 और 1, अगर -1 और 1 के बीच में रहेगा तो ये हो जाएगा कन्वर्जेंट। क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट, और इधर हो जाएगा डाइवर्जेंट, इधर हो जाएगा डाइवर्जेंट, इधर हो जाएगा कन्वर्जेंट, और इधर भी हो जाएगा डाइवर्जेंट।
मतलब -1 और 1 के बीच में कन्वर्जेंट, बाकी सब जगह डाइवर्जेंट। और नेगेटिव के लिए हो जाता है क्या, ऑसिलेटरी। अगर नेगेटिव है ए की वैल्यू तो ऑसिलेटरी, और अगर पॉजिटिव है तो मोनोटोनिक। आपको याद आ रहा होगा। उस हिसाब से अगर हम खाली इस इंटरवल की बात करें, इसमें लाई कर रहा है, इसमें लाई कर रहा है, 4 कंपार्टमेंट बट गए, इसमें लाई कर रहा है, इसमें लाई कर रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव है और डाइवर्जेंट भी है, तो डाइवर्जेंट ऑसिलेटरी, यानी जिसको एक्सप्लोसिव ऑसिलेशन कहा जाता है वही। इधर हो जाएगा ऑसिलेटरी तो है लेकिन कन्वर्जेंट, ऑसिलेटरी कन्वर्जेंट, 0 to 1 के बीच में कन्वर्जेंट, मोनोटोनिक मोनो, इधर भी मोनो और इधर डाइवर्जेंट। तो 4 नेचर हो गए। तो इन चारों में से किस रीजन में लाई कर रहा है, ए की वैल्यू है ये, ए की वैल्यू पे सब कुछ डिपेंड करता है। जैसा कि अभी हम लोग एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, एक्स टी इज इक्वल टू -3 x t - 1 + 4 x नॉट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे कंपेयरिंग, एक क्वेश्चन हम पूरा फॉर्मेटिंग के साथ कर रहे हैं, वैसे क्लास में भी करा चुके हैं, लेकिन जो बच्चे क्लास नहीं लिए हों या भूल गए हों उनके लिए, कंपेयरिंग एक्स टी विथ a x t - 1 + b, we get a is equal to -3, b is equal to 4, a is equal to -3, b is equal to 4। तो solution is xt is equal to b upon 1 - a, यानी कि 4 upon 1 माइनस, तो प्लस हो जाएगा 3 और प्लस a to the power t, a का मतलब है -3 to the power t, x नॉट का मतलब हो गया 2 दिया हुआ है, माइनस b अपॉन 1 - a यानी 1 + 3, ये तो कैंसिल ही होकर के 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो एक्स टी इज इक्वल टू 1 प्लस -3 to the power t, और 2 - 1 कितना हो गया, 1 आ गया। तो यही हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, तो सिंस a इज इक्वल टू -3 विच इज लेस देन -1, तो किस टाइप का नेचर होगा, इट इज डाइवर्जेंट एंड ऑसिलेटरी। वैसे तो इन्होंने ड्रॉ द टाइम पाथ नहीं पूछा, लेकिन अगर ड्रॉ करने को होता तो भी हम ड्रॉ कर सकते थे। कैसे, वो देखो, एक्स नॉट वैल्यू कितनी है, एक्स नॉट इनिशियल वैल्यू है 2 1 2, और इक्विलिब्रियम वैल्यू कितनी निकल करके आ रही है, इक्विलिब्रियम हो जाती है एक्स स्टार इज इक्वल टू b अपॉन 1 - a, यानी b है 4 1 और प्लस 3 इज इक्वल टू 1। तो एक्स नॉट मतलब इक्विलिब्रियम वैल्यू भी हो गई 1, ठीक है। तो 1 हो गई इक्विलिब्रियम वैल्यू, इधर लेते हैं वो ना, एक्स टी लेते हैं, और ये हो गया 2, और इधर लेते हैं x, इधर लेते हैं t। देखो इनिशियल से स्टार्ट होगा और इसका नेचर है ऑसिलेटरी, डाइवर्जेंट यानी दूर जाएगा। तो देखो ध्यान से, लाइक दिस दूर जाएगा लेकिन ऑसिलेशन होते हुए, ठीक है। तो ये है हमारा x स्टार इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया ग्राफ इसका, ठीक है। और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, ग्राफ पूछा ही नहीं है, तो आपको ग्राफ का टेंशन नहीं लेना, आपका काम यहीं तक खत्म हो जाता है बस, डाइवर्जेंट ऑसिलेटरी लिखने तक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ए। अब बी पे चलते हैं, 5 मार्क्स उसके भी मिल गए। बी भी सेम टू सेम है, 0.5 x t - 1 + 3 x नॉट इज इक्वल टू 5। तो यहाँ देखो, मुझे तो थोड़ा पेपर जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगा, ठीक ठाक लगा, इससे ज़्यादा टफ पहले आते थे। तो थोड़ा सा पेपर का स्टैंडर्ड मुझे लगता है कि 10% बिलो कर दिया, 10% ही लो किया, बहुत ज़्यादा तो कम नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन हर बार अलग होंगे, आपको कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं मिलेगा। इन द सेंस कुछ अपना डिजिट वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ देखो ना, अब हम उतना ये नहीं कर रहे, फॉर्मेटिंग तो आपको लिखने आ गया, कैसे प्रेजेंटेशन देना है पूरा, कंपेयरिंग विथ दिस इक्वेशन अब हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं। यहाँ पर a है 0.5, b है 3, तो सीधा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, b अपॉन 1 - a यानी कि 3 अपॉन 1 - 0.5 प्लस a टू द पावर t यानी 0.5 टू द पावर t, x नॉट इज 5 माइनस b अपॉन, तो b अपॉन 1 - a, तो ये आ गया एक्स टी इज इक्वल टू 3 अपॉन 0.5 प्लस 0.5 टू द पावर t
5 माइनस 3/0.5। 0.5 का मतलब है 6, ये गया ये 6, तो एक्स टी इज इक्वल टू आ गया 6 और इधर बच गया -1, तो -0.5 टू द पावर टी। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब बताओ नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, तो सिंस a इज इक्वल टू 0.5, तो a लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो ये कैसा होगा? कन्वर्जेंट मोनोटोनिकली, कन्वर्जेंट मोनोटोनिकली। ठीक है, अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू निकालेंगे। एक्स नॉट कितना दिया हुआ है? अगर ग्राफ पूछा होता तो एक्स नॉट दिया हुआ है 5 और एक्स स्टार कितना हो जाता है? b/1 माइनस ए, यानी b इज 3/1 माइनस 0.5, 3/0.5, ये ऊपर गया 6, यानी एक्स स्टार इज 6, इधर कहीं 6 है, इधर कहीं 5 है। सपोज करो, उतना मैंने नहीं देखा है कि सही स्केलिंग है या नहीं, मैंने बस ग्राफ को थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया है। 6 है हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन, मोनोटोनिकली इसको जाना है। स्टार्ट तो यहीं से होगा ना, एक्स नॉट से, धीरे 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 जा करके ये ऐसे एसिम्प्टोटिकली शो होगा, इन्फिनिटी पे जाकर के टच करेगा। ठीक है, तो ये ऑसिलेशन नहीं शो करेगा, ये अपना मोनोटोनिक होगा। क्लियर बच्चे? यहाँ पर आप लिख दोगे एक्स नॉट इज इक्वल टू 5, एक्स स्टार इज इक्वल टू 6। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 2 का ए भी हो गया 3। द इनिशियल वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज 10 टू द पावर 7। आप लिख लो नोटबुक पे तो सही रहेगा। द बर्थ रेट इज 0.04 एंड डेथ रेट इज 0.03। पहले इतनी बात को लिख लें हम लोग। इनिशियल पॉपुलेशन कितना है? 10 टू द पावर 7, और बर्थ रेट और डेथ रेट कितना है? बर्थ रेट था 0.04, डेथ रेट इज 0.03। 30,000 माइग्रेंट्स, ये देखो 30,000 माइग्रेंट्स अराइव इन द कंट्री एवरी ईयर। इन्होंने अराइव वर्ड भी लिख दिया। अगर माइग्रेंट्स मूव लिखा होता तो माइग्रेंट्स का आपको मतलब पता होना चाहिए। माइग्रेंट्स का मतलब क्या होता है? जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अराइव लिख दिया तो क्लियर हो गया कि कंट्री में आ रहे हैं ये लोग 30,000। ठीक है, राइट डाउन द डिफरेंस इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। अब हमें डिफरेंस इक्वेशन बनाना है, सॉल्व करना, और फिर इसका स्टेडी स्टेट बताना है। डिफरेंस इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, सो बी केयरफुल। तो अब देखें जरा, माइग्रेंट कितना आ रहा है? माइग्रेंट्स कमिंग इज इक्वल टू प्लस 30,000। जो निकलते हैं कंट्री से उनके लिए माइनस लगाएंगे ना, वो पॉपुलेशन में नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे, लेकिन ये आ रहे हैं तो प्लस 30,000। अब देखो जरा, तो नेट ग्रोथ रेट कितना हो जाएगा? सिर्फ अभी रेट की बात कर रहे हैं, नेट ग्रोथ रेट। तो जितने लोगों ने जन्म लिया, बर्थ माइनस क्या कर देंगे हम लोग? डेथ कर देंगे। तो ये आ जाएगा 0.04 माइनस 0.03। तो पॉपुलेशन, तो भाई पॉपुलेशन कितने से इंक्रीज हो रहा है? नेट इफेक्ट में 0.01 आ रहा है। ठीक है, बिकॉज अवर बर्थ रेट इज 0.04 एंड डेथ रेट इज 0.03, तो जो दोनों का डिफरेंस है वही तो हमारा नेट ग्रोथ दिखेगा ना। ठीक है, ये तो रेट पता लग गया। अब आपने एक पढ़ा होगा फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का, A इक्वल टू P1 प्लस R टू द पावर T। ठीक है, लेकिन यहाँ एवरी ईयर की बात हो रही है, तो एक साल में डिफरेंस नज़र आ रहा है। उस हिसाब पे हम लोग मॉडल बनाएंगे। तो PT इज इक्वल टू इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है? इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है? P नॉट, यानी PT के लिए एक साल पहले वाली वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि हम लोग एक साल के गैप पे स्टडी कर रहे हैं। तो PT के लिए, जैसे PT अगर अमाउंट हो गया तो उसके लिए प्रिंसिपल लास्ट ईयर की वैल्यू हो जाएगी, यानी PT -1। और रेट ऑफ ग्रोथ पॉजिटिव में आया है, इसलिए प्लस में 0.01। T1 है इसलिए 1 ही रखेंगे, एक साल का गैप है बच्चे। और प्लस ये कांस्टेंट है जो कि हर बार ऐड हो ही रहा है। 30,000 तो हर साल आ ही रहेगी। कंट्री की पॉलिसी की, ठीक है, 30,000 माइग्रेंट्स आर ओनली एक्सेप्टेबल। तो डिफरेंट कंट्री से जो हमारे कंट्री में जो पीपल आ रहे हैं वो 30,000 से ज़्यादा नहीं हो सकते, उनको फिर वीज़ा पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा।
ठीक है, तो ये हो गया PT इज इक्वल टू दिस वन, यानी PT का मॉडल बन गया 1.01 PT माइनस 1 प्लस 30,000। अभी तो जस्ट इसके जैसा एक क्वेश्चन किया है, A की वैल्यू कितनी हो गई 1.01, B की वैल्यू कितनी हो गई 30,000। तो इक्विलिब्रियम P स्टार कितना हो जाएगा B अपॉन 1 माइनस ए, B अपॉन 1 माइनस ए, यानी कि 30,000 अपॉन 1 माइनस 1.01। इसको अलग से सॉल्व कर लो, नहीं तो हर जगह ये कैलकुलेशन में प्रॉब्लम करेगा। -0.01, इसका डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो लग जाएंगे, यानी माइनस साइन के साथ। पहले से तो 4 थे ही, 2 और आ गए, तो 2 फिर 2 फिर 2, 6 हो गए। ठीक है, 6 जीरोज आ गए। अब है, ये तो हो गई इक्विलिब्रियम की वैल्यू, एंड सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन इज गिवन बाय PT इज इक्वल टू B अपॉन 1 माइनस ए, या A टू द पावर T P नॉट माइनस B अपॉन 1 माइनस ए, प्लस आगे पीछे लिखने से प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो PT इज इक्वल टू A कितना है 1.01 टू द पावर T। इनिशियल पॉपुलेशन कितना है 10 टू द पावर 7 है, कहाँ गया, ये रहा 10 टू द पावर 7, और हमारे 6 जीरोज में आए हैं, तो ध्यान रहे 10 टू द पावर 7, 4 5 6 7, ठीक है 7 हो गए, माइनस B अपॉन ए, तो B अपॉन 1 माइनस ए इज ऑलरेडी नेगेटिव, तो ये हो जाएगा प्लस में 1 2 3 4 5 6, और फिर इधर हो जाएगा B अपॉन 1 माइनस ए इज नेगेटिव, तो -30, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया हमारा PT का मॉडल। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो तो जरा 0 बाई 0 कंपेयर करो, 2 0 2 0, ये है 6 0, यहाँ तक आते हैं 6 0, यानी ये हो जाएगा 13, तो 1.01 T इधर हो जाएगा 13, और फिर 1 2 3 4 5 6, -1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया हमारा मॉडल, सॉल्यूशन आ गया। अब इन्होंने बोला है नेचर ऑफ सॉल्यूशन। नेचर ऑफ सॉल्यूशन के लिए A देखो ना, A इज 1.01, तो A इज ग्रेटर देन 1, तो मोनोटोनिक डाइवर्जेंस, मोनोटोनिक डाइवर्जेंट। मोनोटोनिक डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, इनिशियल पॉपुलेशन था मान लो 10 टू द पावर 7, और इक्विलिब्रियम वाला आया है कम, इक्विलिब्रियम वाला वैसे ज़्यादा आएगा ना, इक्विलिब्रियम वाला B अपॉन दिस नेगेटिव आया ना माइनस में, इक्विलिब्रियम वाला, ठीक है। तो यहाँ पे है P नॉट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 सपोज करो, और यहाँ पर है P स्टार इज इक्वल टू -1 2 3 4 5 6, तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव। मोनोटोनिक डाइवर्जेंट का मतलब है ये इससे दूर जाएगा, तो ये इससे दूर जाएगा, तो ये शुरुआत से ही इसको पता होगा कि मुझे इससे दूर जाना है, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस वे। समझ में आएगा ये बात। चलो, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का A, क्वेश्चन नंबर 3 का B। B में देखते हैं क्या है, 3 के B में है, 3 के B में है, अ फर्म हैज करंट सेल्स ऑफ ₹50,000 पर मंथ, तो 50,000 पर मंथ का उसको करंट सेल्स होता है। द फर्म वांट्स टू एम्बार्क अपॉन अ सर्टेन एडवर्टाइजिंग कैंपेन दैट विल इंक्रीज द सेल्स बाय 2%, मतलब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सेल्स कितना है 2% है, एवरी मंथ कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली, कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली है और एवरी मंथ है, ओवर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स ऑफ अ कैंपेन, मतलब 12 महीने तक चल रहा है, एवरी मंथ है और 12 महीने तक चल रहा है। फाइंड द टोटल इंक्रीज ऑफ सेल्स बिकॉज ऑफ द कैंपेन। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली के लिए A इज इक्वल टू P e टू द पावर RT का फॉर्मूला, where A is the future value, P is the present value, और e to the power RT, R is the rate of growth, और T हमारा होता है टाइम पीरियड। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो करंट ईयर का मिल रहा है 50,000, जो स्टार्टिंग में मिलेगा वो प्रिंसिपल के तरीके से काम करेगा, और फिर हर बार मिल रहा है कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली में e टू द पावर RT, R कितना है 0.02, ये एन्यूटी जैसा है ना,
आपने पढ़ा होगा एन्युटी के पेमेंट में R इज इक्वल टू 0.02 और फिर T इज इक्वल टू कितना है, और T तो खैर हमारा 12 मंथ्स तक जा रहा है, तो अमाउंट का हो जाता है, ये एवरी मंथ मिल रहा है ना, कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली में इंटीग्रेशन का ही तो फायदा मिलता है, और क्या है। तो 0 से 12 फिर P टू द पावर RT, तो ये एवरी मंथ एन्युटी जैसा जनरेट हो रहा है 50,000 E टू द पावर 0.02 इंटू T इंटू DT। इसको जब करेंगे तो ये 50,000 आ गया बाहर, E टू द पावर 0.02 T बाई 0.02, और फिर इसमें हम लोग लिमिट डाल देंगे 0 to 12, तो ये आ जाएगा 50,000 बाई 0.2, और इधर आ जाएगा E टू द पावर 0.02 इंटू 12, तो 0.24, और माइनस 0 डालेंगे तो E टू द पावर 0 इज़ 1, इसका ऊपर गया 2 से गया 25, और फिर 0000, तो ये आ गया 25,00,00, E टू द पावर 0.24, इसकी वैल्यू तो हम नहीं देख सकते ना, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, बस सिंपल कैलकुलेटर में तो इसकी वैल्यू आएगी नहीं, तो इतना ही छोड़ देंगे। क्लियर बच्चे? अच्छा एक चीज़ और था, कॉस्ट भी तो लग रहा है ना कैंपेन का, वो तो हम लोगों ने ध्यान दिया ही नहीं। ध्यान से देखो कॉस्ट कितना लग रहा है। फर्म हैज़ करंट सेल्स ऑफ 50,000 per month. The firm wants to embark on a certain advertising campaign that will increase the sales by this one. Over the period of 12 months of campaign, find the total increase of sales because of the campaign. तो फिर लेकिन यहाँ पर कुछ खर्चा नहीं दिया हुआ है कि कैंपेन में कितना खर्चा जा रहा है हमारा, कॉस्ट ऑफ कैंपेनिंग नहीं दिया हुआ। द फर्म वांट्स टू एम्बार्क अपॉन अ सर्टेन एडवर्टाइजिंग कैंपेन दैट विल इंक्रीज द सेल्स बाय 2%। अच्छा तो टोटल इंक्रीज निकालना है, तो एक बात समझो ना बच्चे कि करंट सेल्स ऑफ 50,000 पर मंथ, तो इंक्रीज निकालना है कि कैंपेन की वजह से कितना हुआ, तो हर महीने तो 50,000 हमारा सेल हो ही रहा है। ध्यान से सुनना, कैंपेन की वजह से 50,000 पे 2% बढ़ता चला जा रहा है कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली के हिसाब से, तो कैंपेन की वजह से कितना इंक्रीज हुआ ये निकालना है। तो विदाउट कैंपेन जो हुआ था उसको माइनस भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो हमारा फिक्स्ड था। क्या था? फिक्स्ड था। एक मिनट लास्ट में कर लेते हैं। तो टोटल इंक्रीज ड्यू टू कैंपेन ओनली, कैंपेन की वजह से कितना इंक्रीज हुआ, तो टोटल हो गया 25,00,00 E टू द पावर 0.24 माइनस 1, और माइनस टोटल 12 मंथ में 50,000 तो हमारा नॉर्मल सेल्स था, तो जो नॉर्मली हमारे कंपनी का खुद के रेपुटेशन की वजह से बिकता है, जो पहले से हमारे कस्टमर मार्केट में बने हुए हैं, उसको माइनस करेंगे तभी तो कैंपेन का एडिशनल इफेक्ट पता लगेगा, इसलिए माइनस करना पड़ेगा हमें। समझ में आ गई बात? 12 इंटू 50,000। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ए और बी। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी पे। तो अभी तक बच्चे हमारे 30 मार्क्स आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के ए पे चलते हैं हम लोग। 4 का ए, फॉर द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स with the domain defined as 0 to a, where a is a positive constant, find the area under the curve using Riemann integral, give an approximated expression for the area। इन्होंने कुछ भी नहीं दिया हमें, समझ लो कि रिमान इंटीग्रेशन का डेरिवेशन बताने को कहा है, एक्सप्लेन करने को कहा है कि रिमान इंटीग्रेशन में होता क्या है। एक फंक्शन सिंपली एफ एक्स लिया हुआ है, इंटरवल 0 to a। तो देखो बच्चे, रिमान इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो भी इंटरवल हमें दिया होता है ना 0 to a, इंटरवल होता है 0 to a, तो वी डिवाइड इंटरवल 0 to a into a partition of सब इंटरवल्स। जरूरी नहीं कि वो इक्वल हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। वैसे न्यूमेरिकल करते वक्त हम लोग इक्वल सब इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। जैसे 0 to a है
तो मान लेंगे कि x नॉट इज इक्वल टू 0 है, नेक्स्ट पार्टीशन x1 है, फिर x2 है, और लास्ट में क्या है, xn इज इक्वल टू a है। अब हर पार्टीशन में इतने से में अगर हम सारी वैल्यू पुट करें तो किसी ना किसी पे एक मैक्सिमम मिलेगा, किसी ना किसी पे एक मिनिमम मिलेगा। उस मैक्सिमम मिनिमम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m1 मैक्सिमम के लिए, स्मॉल m1 मिनिमम के लिए, कैपिटल M1 मैक्सिमम के लिए, स्मॉल m1 मिनिमम के लिए। तो हर इंटरवल में यही बात चलेगी। लेकिन यहाँ पे फंक्शन नहीं पता है। लोअर सम और अपर सम कैसे निकालते थे, ध्यान से सुनो। लोअर सम एक टर्म होता है, लोअर सम के लिए हर इंटरवल की जो मिनिमम वैल्यू होती है ना, उसको इस इंटरवल के लेंथ से मल्टीप्लाई करना होता है। यानी m1 इंटू ये इंटरवल का लेंथ कितना हो जाएगा, x1 माइनस एक्स नॉट, इसको कहते हैं डेल्टा x1, इसको कहेंगे डेल्टा x2। ठीक है। अब सेकेंड इंटरवल का मिनिमम कितना हो जाएगा, स्मॉल m2, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx है, इंटू x2 माइनस x1 से लेकर के लास्ट में आएगा mn और आ जाएगा xn माइनस 1। ये होता है लोअर सम। फिर निकालते हैं हम लोग अपर सम। अपर सम के लिए अब आप समझ गए होंगे कि हर इंटरवल का मैक्सिमम कैपिटल M1 और फिर उस इंटरवल का लेंथ। इसमें मैक्सिमम है कैपिटल M1 और लेंथ है x2 माइनस x1। तो कैपिटल M2 x2 माइनस x1 से लेकर के कैपिटल MN xn माइनस 1। फिर हम लोग लोअर इंटीग्रल निकालते हैं। लोअर इंटीग्रल, रीमान इंटीग्रेशन में होता क्या है वो आपको बता रहे हैं। तो ये लिमिट होता है n टेंड्स टू इन्फिनिटी लोअर सम पे, जो लोअर सम की वैल्यू आई होती है। अगर न्यूमेरिकल होता तो हम निकाल करके आपको शो करते, नहीं है तो थ्योरेटिकली समझाना पड़ेगा। अपर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल के लिए बच्चे हम लोग लिमिट लगाते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी, किस पे, अपर सम पे। और जब दोनों सेम आ जाते हैं, इफ लोअर इंटीग्रल, ये जो दोनों वैल्यू निकाली है लिमिट लगाने के बाद, अगर वो दोनों सेम आ गए तो फंक्शन इज इंटीग्रेबल। इफ लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल देन fx इज इंटीग्रेबल। तो ये रीमान इंटीग्रेशन की कंडीशन होती है, इंटीग्रेबल। कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है या नहीं ये चेक करने के लिए। लेकिन सीधा इन्होंने कहा है कि इसके इंटीग्रल के लिए क्या फॉर्मूला होगा, कुछ आप सजेस्ट करें। तो जब फंक्शन है नहीं तो मैक्सिमा मिनिमा क्या होगा हमें नहीं पता है, तो हम कोई भी एक आर्बिट्ररी वैल्यू लेकर के बढ़ सकते हैं। लेट xi बी एनी आर्बिट्ररी वैल्यू ऑफ fx। अब कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो लेट xi बी लेफ्ट एंड पॉइंट ऑफ ईच इंटरवल। यानी कुछ ऐसा सीन हो रहा है, ये है x नॉट इज इक्वल टू 0, फिर आ रहा है x1, फिर आ रहा है x2, फिर आ रहा है xn इज इक्वल टू a। तो ये 0 है तो हम 0 ही लेंगे, 0 है तो 0 ही लेंगे। नेक्स्ट में फिर क्या लेंगे हम लोग, 1 लेंगे, जैसे 1 है या कुछ भी है, x1 है, फिर लेंगे x2 लाइक दिस वे। तो यहाँ पर आ जाएगा, सीधा इंटीग्रल निकालेंगे तो रीमान इंटीग्रल, डायरेक्टली हम लोग ये भी लिख सकते हैं 0 टू a fx dx इज इक्वल टू, मैंने कहा कि आप कोई भी वैल्यू ले लो सब सेम आएंगे अगर वो इंटीग्रेबल है तो। और यहाँ पे इन्होंने पूछा नहीं है कि फाइंड वेदर इट इज इंटीग्रल, अगर इंटीग्रेबल है तो आप इंटीग्रल की वैल्यू निकालो। तो इंटीग्रल की वैल्यू बच्चे किसी भी पॉइंट के लिए निकल सकती है। ध्यान से सुनो मेरी बात, चेक करने के लिए तो हम मैक्सिमम और मिनिमम का हेल्प लेते हैं, लेकिन अगर इंटीग्रल चाहिए तो हम कोई भी पॉइंट डाल दें इस इंटरवल में और इस इंटरवल से मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी कोई भी एक पॉइंट कोई भी चूज कर लें तो लास्ट में सेम आएगा रिजल्ट। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं जैसे f ऑफ x नॉट पहला इंटू उस इंटरवल का लेंथ कितना है, ये हो जाएगा x1 माइनस एक्स नॉट प्लस f ऑफ x1 इंटू x2 माइनस x1
प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में इसके पहले क्या रहा होगा, एक्स एन माइनस वन, एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन ए माइनस एक्स एन माइनस वन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अगर आप इसको शॉर्ट लिस्ट करना चाहते हो, छोटे में लिखना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन, और फिर कुछ ऐसे कर दोगे, i इज इक्वल टू 0 टू n, फिर f ऑफ आ जाएगा क्या, एक्स आई इंटू, इधर आ जाएगा एक्स आई माइनस वन। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये हमें इंटीग्रल तक पहुंचा देगा। तो थ्योरेटिकली हमें एक्सप्लेन करना था कि इंटीग्रेशन आखिर है क्या। क्लियर बच्चे? तो ये था रीमान इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। अब थ्योरेटिकल पूछ दिया तो अच्छी बात है, क्वेश्चन नंबर 4B। लेकिन मुझे मैथमेटिक्स में थ्योरेटिकल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कुछ ना कुछ मार्क्स कट ही जाएगा। हो सकता है टीचर के मार्क पे हम लोग ना खरे उतरे, कुछ लैंग्वेज अगर मेरा गड़बड़ है तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में टीचर भी ढूंढ रहे होते हैं कहाँ मार्क्स काटा जाए। लेकिन न्यूमेरिकल में टीचर मार्क्स काटते नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल आप सारा पूरा प्रोसेस वाइज अगर प्रेजेंटेशन के साथ किया तो वो मार्क्स कहाँ काटेंगे, कहीं काटेंगे ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी, फॉर द फॉलोइंग इवेल्युएट। अच्छा, मैंने आपको शो नहीं किया, पहले देख लो क्वेश्चन, ये तो हो गया। फॉर द फॉलोइंग इवेल्युएट, ये रहा डी बाई डी टी। आपको कुछ याद आ रहा है? ऐसा हमने कहाँ पढ़ा हुआ है, चैप्टर 10 में पढ़ा हुआ है। कौन सा? लेबनीज फॉर्मूला। एमएमई 2 में भी पढ़ा था, चैप्टर 16 में, लेबनीज फॉर्मूला। कि यहाँ पर करना क्या है कि पहले तो फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेशन के बाद जो आएगा फिर इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इंटीग्रेशन में तो हमारे कोर्स में बहुत ही सिंपल सिंपल से इंटीग्रेशन हमें बताए गए हैं। कौन कौन से इंटीग्रेशन बताए गए हैं? सिंपल सा सब्सटीट्यूशन और फॉर्मूला बेस्ड। ज़्यादा बाई पार्ट्स या कुछ ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड वो सब हमें नहीं करना आगे चल करके, जो 12th क्लास में हमने पढ़ा था। नहीं तो फिर ई कॉर्नर्स का मतलब क्या रह जाएगा? तो कुछ तो राहत मिले ई कॉर्नर्स में, तो ज़्यादा टफ वाले तो इंटीग्रेशन हमें बताया नहीं गया है। तो हमें एक टेक्निक बताया गया है, लेबनीज फॉर्मूला, जो कि ऐसे इंटीग्रेशन आ जाए 1/√x⁴ + 1। इसका इंटीग्रेशन बच्चे आप नहीं कर पाओगे, सब्सटीट्यूशन से भी नहीं कर पाओगे, फॉर्मूला भी नहीं लगा पाओगे। ऐसे फंक्शन में फिर लेबनीज फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। ठीक है, और लास्ट में पूछा है, एंड कॉमेंट ऑन द चेंज इन द इंटीग्रल वैल्यू ड्यू टू अ यूनिट चेंज इन डी टी। यानी सीधा सा बात है, डी बाई डी टी निकालना है। डी बाई डी टी ऑफ इंटीग्रल का मतलब क्या है कि अगर टी 1 यूनिट से चेंज होगा तो इंटीग्रल पे क्या असर पड़ेगा। तो चलो करते हैं लेबनीज फॉर्मूला लिख करके, और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग आगे करते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा, डी बाई डी टी निकालना है, माइनस टी से टी 1/√x⁴ इंटू डी एक्स। अब ध्यान से सुनो, ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं एफ एक्स। क्या कहते हैं इसको? एफ एक्स कहते हैं। ये जो लोअर लिमिट होता है इसको कहते हैं ए टी, और इसको कहते हैं बी टी। लोअर लिमिट को क्या कहते हैं? ए टी, और अपर लिमिट को क्या कहते हैं? बी टी। तो लेबनीज फॉर्मूला क्या होता है? लेबनीज फॉर्मूला में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर ए टी से बी टी तक इंटीग्रेशन और डी बाई डी टी भी है और एफ एक्स डी एक्स है, तो एक बार फंक्शन के अंदर में अपर लिमिट को डाल देना है, और फिर अपर लिमिट का डेरिवेशन, माइनस एक बार लोअर लिमिट डाल देना है, और फिर लोअर लिमिट का डेरिवेशन। बहुत इजी है। तो हेयर एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? 1/√x⁴ + 1 है, और ए टी इज इक्वल टू क्या है? ए टी इज इक्वल टू है माइनस टी, और बी टी इज इक्वल टू है टी। बी टी इज इक्वल टू है टी। तो ए डैश टी की जरूरत पड़ेगी हमें, तो ये हो जाएगा -1, और बी डैश टी की जरूरत पड़ेगी तो ये हो जाएगा 1। और एफ ऑफ ए टी इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टी। एफ ऑफ माइनस टी क्या हो जाएगा? 1/√−t⁴ + 1। आना तो वही है, 1/t⁴ + 1। उसी तरीके से एफ ऑफ बी टी, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ टी, यानी कि 1/√t⁴, मतलब दोनों सेम ही टाइप के आ गए। अब पुटिंग इन लेबनीज फॉर्मूला, सब कुछ है हमारे पास। पुटिंग इन लेबनीज फॉर्मूला,
तो इंटीग्रेशन माइनस टी टू टी डी बाई डी टी डिफ्रेंसिएशन 1 by root under x to the power 4 plus 1 dx is equal to f of at, f of bt था, f of bt is this one, 1 by root under t to the power 4 plus 1, ये t to the power है, t to the power 4 plus 1 into b dash t is 1 minus f of at is 1 by t to the power 4 plus 1 इंटू ए डैश टी इज -1। तो ये देखो ना, माइनस माइनस मिल करके क्या हो गया, ये भी माइनस ये भी माइनस, प्लस हो गया। तो एक्चुअली में ये आ गया 2 बाई रूट अंडर टी टू द पावर 4 प्लस 1। अब मुझे बताओ कि ये चीज तो हमेशा ही पॉजिटिव होगी। एक तो इवन पावर है, टी टू द पावर 4 है, टी की वैल्यू कुछ भी डालोगे ये हमेशा पॉजिटिव ही आना है, अंडर रूट है। तो डी बाई डी टी ऑफ दिस इंटीग्रल इज, तो लिखेंगे सिंस डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल इज पॉजिटिव, तो वेन एवर वी चेंज दिस टी बाई 1 यूनिट टोटल इंटीग्रल increases by this much unit. So when we increase t by 1 unit, then the integral increases by, increases इसलिए क्योंकि पॉजिटिव आया, increases by 2 by root under t to the power 4 plus 1 at that t वैल्यू। अब जितना t दिया होगा उसको डालोगे तो एक्चुअल वैल्यू निकल करके चली आएगी। t अगर 5 होगा तो 5 टू द पावर 4 प्लस 1 नीचे में डाल देंगे, सॉल्व करके जो भी आएगा इतने से बढ़ेगा t पे। समझ में आ गई बात? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे ख्याल से एक क्लास में अभी क्वेश्चन नंबर 4 तक ही रहने देते हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं और क्लास 2 में फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लास 2 में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, और पेपर हमारा चल रहा है 2023-24 वाला, दिसंबर वाला पेपर चल रहा है, दिसंबर जनवरी वाला पेपर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका, यानी सेशन 2023 से 24 वाला है, जो सेकेंड ईयर में बच्चे हैं। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। 5 को एक नज़र देख लें कि क्या है। 5 में है व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉन्टिन्यूस रेवेन्यू फ्लो लास्टिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑन कांस्टेंट फ्लो। ठीक है, ये भी वही है, डिफरेंशियल इक्वेशन से है। 5 का ए और बी भी डिफरेंशियल इक्वेशन से ही है, दोनों सेम टाइप का ही है। उसके बाद से 6 है ग्राफिकल मेथड यानी एलपीपी। नेक्स्ट क्लास में बच्चे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। अभी तक के लिए इतना ही। टिल देन बाय 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 बाय।